एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट। इसमें 2018 का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसकी पहली प्रैक्टिस सेट हम समाप्त कर चुके हैं। और जितने भी ये प्रैक्टिस सेट हल करवाए जा रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट एक साथ बनी हुई है। इसके अलावा और भी आपको उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, आप उनसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे इंदू जी ने आज पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे इंदू जी, आपने जो पूछा प्रश्न कि लेट क्यों हो रहा है कक्षा लाने में। तो इंदू जी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से नहीं ला पा रही थी और अभी भी गले में स्वेलिंग है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा बाद से कि मैं रेगुलर बेसिस पे मैं ये प्रैक्टिस ज़रूर लाती रहूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा। इसका दूसरा प्रैक्टिस हम देखते हैं। देखिए, इसका प्रैक्टिस सेट 2 है और इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो प्रस्तर इसका पर्यायवाची नहीं होता पताका का, प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? तो सभी को पता है, पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी थे और इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां अलंकार होता है, समासोक्ति अलंकार होता है वहां पर। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है उन्मुख का विमुख, रित का अनरित, गत का अनागत और मंद का धीरे। तो मंद का धीरे ये पर्यायवाची है, जबकि और तीनों ऑप्शन उन्मुख का विमुख, रित का अनरित और गत का अनागत ये ऑप्शन सही है विलोम की दृष्टि से। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। इन सभी में सबसे पुराने हैं मिश्र बंधु जी। मिश्र बंधु में 3 भाई शामिल हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 2 भागों में लिखा है, मिश्र बंधु विनोद नाम से। उसके बाद क्रम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में। फिर आते हैं राम कुमार वर्मा जी और उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तरह कैसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? जैसे पहला है सहजता से, निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? पहला सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से या सभी तरीकों से? तो इसका उत्तर होगा सभी तरीकों से। निबंध में सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से, सभी तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। इन कथनों के साथ कल अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें अपनुति अलंकार है। वे तो मानो देवता है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं उसकी चाल तो नहीं, इसमें संदेह है अर्थात यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। और आप तो साक्षात इंद्र हैं, यहाँ रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगर हम क्रम मिलाएंगे अलंकारों का तो ऑप्शन डी इसमें से सही होगा।
महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या पापी। तो महात्मा का सही विलोम होगा दुरात्मा। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों के को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास ये होगा बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये है गणपति चंद्र गुप्त का। सबसे आसान यही था, ऑप्शन बी है और दूसरा ऑप्शन में मिलेगा ये। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक का नाम है। अगर कोड से मिलाएं तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 5, 2, 1 और 3। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते में चतुर्थी विभक्ति होगी। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कलम का भृणाल, ओस का निहार, आकाश का अभ्र और गाय का अजा। तो गाय का अजा नहीं होगा, अजा बकरी का पर्यायवाची होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा। इसमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या जैनेन्द्र कुमार। तो इनमें से आंचलिक उपन्यासकार राही मासूम रजा हैं। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित होता है? तो इसमें प्रतीप अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, यानी उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। और मैंने अलंकारों पर कक्षाएं डाली हैं, उसको अवश्य देख लीजिए आप लोग। उसमें बहुत सारे अलंकारों को मैंने समाहित किया हुआ है। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। 15वां प्रश्न, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि। तो समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या 14। तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये मेरे प्रैक्टिस सेट में, मेरे कक्षा में भी आपको ये उदाहरण मिल जाएगा। रूपक अलंकार, पूर्णोपमा, दृष्टांत या उपमा। तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। उपमा के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। जिसमें से पूर्णोपमा अलंकार में जब उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं तो वहाँ पूर्णोपमा होता है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति, अर्थात ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। मालती माधवम के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति। तो मालती माधवम के रचनाकार भवभूति जी हैं। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र का लिखा हुआ है उपन्यास है। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का है। अंतराल मोहन राकेश का। और भूले बिसरे चित्र ये भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ है। तो ऑप्शन दिल्ली का दलाल ए का 4 2 में दिया हुआ है। देखिए ए और बी दोनों में दिया हुआ है, यानी हमें दूसरा देखना पड़ेगा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ऑप्शन 5 में दिया हुआ है।
तो 5 भी दोनों में दिया हुआ है, फिर से ए और बी में। अब हमें तीसरा देखना पड़ेगा, अंतराल और भूले बिसरे चित्र। तो भूले बिसरे चित्र इसमें भगवती चौड़ वर्मा का है, डी का 3। तो डी का 3 इसमें से ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि अंतराल इसमें से मोहन राकेश का लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या विभावना। देखिए, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। जहाँ सी सा सम सदृश इव आदि शब्द आते हैं वाचक शब्द के रूप में, वहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन सी में सही है। अगला प्रश्न है, खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। ख का अर्थ होता है आकाश और चर का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात आकाश में चलने वाला। तो आकाश में पक्षी भी चलते हैं और आकाश में चलने वाला इसका अर्थ ही हुआ, और ग्रह भी आकाश में होते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा इनमें से सभी। हमारा अगला 25वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदनबाला रास और रेवंत गिरी रास। तो इसमें सबसे पुराना इसमें से श्रावकाचार है। श्रावकाचार ऑप्शन डी में दिया हुआ सबसे पहले। श्रावकाचार का समय है 933 और भारतेश्वर बाहुबली रास ये बलभद्र सूरी का है 1184 में। उसके बाद चंदनबाला रास कवि आसगु का है, ये 1200 में हुआ था, लिखा गया था। और रेवंत गिरी रास ये विजय सेन सूरी का है, 1231 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो हमारा क्रम यही सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अनारो किसका उपन्यास है। अनारो इसमें से ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत या राजी सेठ। तो अनारो इसमें से मंजुल भगत का लिखा हुआ उपन्यास है। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। मेरठ, बुलंदशहर, खुजी, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला। इनमें से कोई भी एक क्षेत्र नहीं। तो इसमें से क्षेत्र इसका ऑप्शन ए में मेरठ, बुलंदशहर और खुजी। मेरठ को सबसे ज़्यादा सही माना जाता है खड़ी बोली के लिए, मानक रूप के लिए, खड़ी बोली का मानक रूप के लिए रूप में प्रसिद्ध है मेरठ। अगला प्रश्न, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसमें जठरानल, बड़वानल, कामानल और दावानल। तो इसमें से दावानल होगा। दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग, बड़वानल का अर्थ होता है समुद्र में लगने वाली आग, और जठरानल का अर्थ होता है पेट में लगने वाली आग। तो हमारा उत्तर होगा डी। देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जमपहु अवट्ठा। ये पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति विद्यापति की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जो इन्होंने देशी भाषा के लिए लिखी थी। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम होगा। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज या असंतोष के दिन। इसमें से सबसे पहले इनका आएगा आधा गांव। आधा गांव 1966 में। उसके बाद आएगा टोपी शुक्ला, या इसका एक नाम और भी है बलभद्र नारायण, ये प्रकाशित हुआ था 1969 में। उसके बाद क्रम आएगा दिल एक सादा कागज। दिल एक सादा कागज 1973 में। उसके बाद क्रम आएगा असंतोष के दिन का, ये 1985 में। अगला प्रश्न है, किस बोली में अंधा और ध पन्ना अन्ना हो जाता है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या भोजपुरी। तो ये भोजपुरी भाषा में ऐसा होता है, अंधा अंधा के स्थान पर न अन्ना हो जाता है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या अपने को विशिष्ट समझना।
तो इसका उत्तर होगा खुशी मनाना, घी के दिए जलाना अर्थात बहुत खुशी मनाना। अगला प्रश्न, हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही क्रम होगा विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। तो इसका क्रम यही सही होगा, ऑप्शन ए। विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था 1912 में, धर्मवीर भारती 1926 में, मन्नू भंडारी 1931 में और नरेंद्र कोहली 1940 में। ये इनका जन्म क्रम है। देवनागरी लिपि का सर्वश्रेष्ठतम प्रयोग किस राज्य में हुआ? अरे सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका उत्तर सभी को पता होगा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ। कला परिच्छेद के लेखक हैं कालिदास, भवभूति, दंडी या भारवी? कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। आगे चलकर कबीर रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। रीति रिवाजों सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, बी है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, सी है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन और डी है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। तो इसका उत्तर होगा उपसंहार आधारित है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर। अगला प्रश्न, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी? तो ग्वालियर का प्रदेश, ग्वालियर की बोली है बुंदेली। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या कर्तव्य? तो निम्न में से प्रत्यय रहित उपसर्ग और प्रत्यय होता है तो कर्तव्य। इसमें आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, नहीं सॉरी दुर्गुण में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। दुर्गुण में दुर उपसर्ग लगा हुआ है और गुण में दुर उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर प्रत्यय नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा बी सही। तो इस कक्षा को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। 40 प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट 2 के हल कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपको आपके पठन पाठन में आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो आप उसके लिए मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।